Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. So guys, लास्ट लेक्चर में हमने MCQs करे थे ऑन द टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको वो सब अच्छे से समझ आए थे। एंड अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा और इफ़ समवन इज़ न्यू टू द चैनल देन आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम करेंगे MCQs ऑन द टॉपिक सिंगल एंट्री सिस्टम। बट बिफोर दैट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग इन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर किसी ने, जब मैंने आपको डिटेल लेक्चर दिया था ऑन दिस टॉपिक दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट समझाए थे रिगार्डिंग ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग। बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, वहाँ पे साउंड का इशू आ गया था कुछ, तो उसमें अच्छे से क्लैरिटी में आपको आई थिंक समझ नहीं आया होगा। काफ़ी बच्चों को उसमें डाउट रह गए होंगे। तो एक बार के लिए आप उसको माइंड से बिल्कुल स्किप कर दीजिए, उसको भूल जाइए बिल्कुल। आज एक बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग से एक बार दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना। इसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऑन ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, अच्छे से समझना। जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग को, देन वी विल प्रैक्टिस द MCQs ऑन दिस अनदर टॉपिक दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। एंड येस, वन मोर थिंग, जब मैंने अभी जो लास्ट लेक्चर दिया था ऑन दिस MCQs ऑन BRS, उसमें क्वेश्चन नंबर 19 था, उसका आंसर तो मैंने आपको करेक्ट बताया था। बट सॉरी फॉर दैट, मैंने जो उसका लॉजिक दिया था आपको दैट वाज इनकरेक्ट, वो ठीक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो आज पहले हम इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, देन आफ्टर दैट वो वाला क्वेश्चन हम दोबारा से पढ़ेंगे। ओके, तो हम समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट इन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये है, अब इतना आपको याद होना चाहिए। आपको पता है कि कैश बुक होती है और पासबुक होती है, और इतना पता है आपको ये भी कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस भी होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी होता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस भी होता है। और ये जो मैंने दोनों येलो से मार्क कर रखे हैं, इसका क्या मतलब होता है कि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा दैट विल बी ऑब्वियस कि वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। और जो हमारी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमारी पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा, और इनको हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट दिया रखा होता है, देन हमने लास्ट में जाना होता है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा कैश बुक का, तब आपको पता है हमने पासबुक तक जाना है, और जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है पासबुक का, तब हमने कैश बुक तक जाना होता है। और आपको ये भी पता है जहाँ तक हमने जाना है, लाइक इन दिस हमने पासबुक तक जाना है, तो जो भी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे वो एज पर दी पासबुक करेंगे। सिमिलरली जब हमने कैश बुक पे जाना है तो सारी एडजस्टमेंट्स भी कैसे करेंगे, एज पर दी कैश बुक। ये एक तरह से आपको रिवीजन हो गया, यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से सुनना सब। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक भी हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक भी हो सकता है। अब 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के। अब क्या होगा, एक मिनट, लेट मी रिमूव द स्क्रीन फर्स्ट। अब क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट या तो आपको दिया होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो सकता है, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब वन बाय वन हर एक कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे कि अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा तो उस केस में अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, देन सो ऑन, ये बाकी केसेस भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, यहाँ पे हम पहले केस करेंगे जब आपको दिया होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, और अब क्या देखना है हमने, उसमें भी फर्स्ट ओवरकास्ट। अगर और ओवरकास्ट क्या हो सकता है कैश बुक में, आपको पता है कैश बुक की 2 साइड्स होती हैं। एक होती है रिसीट साइड, वो होती है डेबिट साइड, और एक होती है पेमेंट्स साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। ये हमने कैश बुक वाले टॉपिक में अच्छे से समझा था। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, उसके बाद अब क्या है, पॉसिबल केस क्या बन सकता है, बट माइंड में ये लेके चलना कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये होता है हमारा फेवरेबल बैलेंस। ये भी आपको पता है क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारा जो कैश बुक में क्या होता है, बैंक कॉलम की बात होती है यहाँ पे, ये भी आपको पता है। तो बैंक इज़ योर एसेट, तो आपका एसेट जब इंक्रीज होगा आपके लिए फेवरेबल है, दैट मीन्स वो डेबिट है, इसीलिए डेबिट बैलेंस। अब हम लेके चलेंगे जब आपकी कैश बुक की रिसीट साइड हुई है ओवर कास्ट, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हम एक ही एग्जाम्पल को कंटिन्यूटी में रखेंगे, मीन्स अमाउंट एक ही रखूंगी मैं हमेशा। पहले आपको क्या पॉसिबल केस आ सकता है, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय
₹200। और याद रखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमें पता है हम कैसे सॉल्व करते थे, हम लिख देते थे स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी आपका बैलेंस होता था। अब आपको पता है जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा हमने कहाँ पे जाना है, उसके रिवर्सल पे, दैट इज पासबुक। हमने अब जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होगी पासबुक के अकॉर्डिंग करनी होगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नाउ अब हमें क्या कहा उन्होंने कि जो हमारी कैश बुक की रिसीट साइड है वो ओवरकास्ट हो गई है। रिसीट साइड है मतलब हमारे पास जो कैश आया हमने ज़्यादा शो कर दिया, कितने से, 200 से। सपोज हमारी कैश बुक में 2000 रुपीज़ शो हो रहे हैं, बट पासबुक में क्या है वो 1800 है, क्योंकि हमने खुद कहा कि हमारी रिसीट साइड 200 से इंक्रीज है, जबकि ये 2000 एक्चुअल में कितने होने चाहिए थे, 1800। पासबुक में 1800 ही बताए हैं, बट हमने कैश बुक में 2000 कर दिए ओवरकास्टिंग की वजह से। तो हमने पासबुक पे जाना है और पासबुक में हमने 1800 शो कर रखे होंगे। हमें पासबुक के बराबर लाने के लिए 200 को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आंसर यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है, जब आपकी कैश बुक की रिसीट साइड ओवरकास्ट होती है तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया हमारा पहला केस, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और आपको कहा होगा कि अगर कैश बुक की रिसीट साइड ओवरकास्ट हो गई है तब क्या होगा। तो आपको आंसर हमेशा क्या देना है, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। आई होप आपको ये पहली चीज़ अच्छे से क्लियर है। ध्यान से सुनते जाना, आपको बाद में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, नाउ ओवरकास्ट हमारा रिसीट वाला कंप्लीट। नाउ कम टू दी, जब हमारी रिसीट साइड क्या होंगी, अंडर कास्ट होगी, और यही स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। दोबारा यही डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और हमारा केस है, अब लिखा होगा रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमें पता है हमने कहाँ पे जाना है, अब एज पर पास बुक। तो जो भी एडजस्टमेंट्स हमने करनी है वी विल थिंक अकॉर्डिंग टू दी पासबुक, जैसे बैंक ने कर रखा होगा। ओके, अब हमने क्या करा, अपनी रिसीट्स को कम दिखाया, मीन्स 200 से रिसीट को कम दिखाया। नाउ सपोज हमने कैश बुक में दिखा रखा है 2000, बट एक्चुअल में क्या हुआ होगा, फिर जब रिसीट को कम दिखा रहे हैं मीन्स हमारे कैश बुक का बैलेंस भी कम दिख रहा होगा, और पासबुक में वो 200 से ज़्यादा दिख रहा होगा, 2200। पासबुक में एक्चुअल में जो रिसीट्स है वही दिख रही हैं, बट हमने कैश बुक में रिसीट को क्या करा, अंडर कास्ट करा, मीन्स हमने 2000 को भी पासबुक के बराबर लाने के लिए क्या करना होगा, 2200 बनाने के लिए प्लस करना होगा 200। क्या करना है, हमने प्लस करना है। इसीलिए जब हमारी कैश बुक की रिसीट साइड अंडर कास्ट होती है और स्टार्टिंग बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तब हम करते हैं प्लस। तो वैसे तो बहुत इजी है, आपने बस यही माइंड में लेके चलना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है और हमने किसके अकॉर्डिंग सोचना है, तो अल्टीमेटली आप खुद समझ जाएंगे प्लस करना है या माइनस करना है। तो दो हमारे क्लियर हो गए रिसीट साइड के, जब ओवरकास्ट होगी या अंडरकास्ट होगी, और स्टार्टिंग पॉइंट होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठे और आप याद रखें, कुछ ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए कि पहले क्या स्टार्टिंग पॉइंट है। याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी हम डेबिट बैलेंस की ही बात कर रहे हैं, वो भी एज पर दी कैश बुक। ओके, ये दोनों केसेस हो गए। नाउ कम टू दी, जब हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड क्या हो जाए, ओवर कास्ट हो जाए। पेमेंट साइड जब ओवर कास्ट होगी तब क्या होगा, तो यही एग्जाम्पल लेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय ₹200। और यही दिया होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट है आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हम लिखेंगे वही सेम, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। वो हमें पता है पॉजिटिव ही होगा जो भी दिया होगा। ठीक है, अब क्या होगा, आपको कहा है कि ये भी आपको पता है कि हमने कहाँ पे जाना है, पासबुक तक जाना है, और हमने सब कुछ वैसे ही करना है जैसे बैंक ने कर रखा होगा। तो अब क्या हुआ, हमने कैश बुक में अपनी पेमेंट को ज़्यादा बता दिया 200 रुपीज़ से। अगर हमने अपनी कैश बुक में 200 रुपये से ज़्यादा पेमेंट बताई है, मतलब क्या होगा, हमने कैश बुक का बैलेंस कम दिखा रखा होगा। सपोज कैश बुक में हमने कहा हमारा बैलेंस है
2000, बट इस 2000 में हमने क्या कर रखा है, पेमेंट को ज़्यादा बताया है 200 से, उससे क्या हुआ होगा, ये बैलेंस कम दिख रहा होगा। एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 2200। और बैंक में तो हमने ऐसे नहीं कर रखा ना कि हमने पेमेंट को ज़्यादा बताया 200 से, बैंक में तो एक्चुअल में 2200 ही शो कर रखा होगा। तो हम 2000 को 2200 के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे 200। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, प्लस 200। जब हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड को हम ज़्यादा बता रहे हैं, उस वजह से हमारी कैश का बैलेंस कम हो रहा है, बट पासबुक में तो वैसा कुछ नहीं हुआ ना, बैलेंस कम नहीं हुआ। तो पासबुक में वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 200, इसलिए यहाँ पे हुआ प्लस। ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। चलिए नाउ इसमें लास्ट वाला देख लेते हैं, दैट इज जब हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो जाए और स्टार्टिंग बैलेंस है यही डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब एग्जांपल लेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। आप ये सब पहले खुद एक बार नोट्स बना लेना, मैं तो यहाँ पे साथ ही साथ रिमूव कर रही हूँ, बट आप नोट डाउन करके ये सारे पॉसिबल केसेस बनाएंगे और कंपेयर करके देखना। थोड़ा टाइम लगे क्या पता आपको समझने में, बट बहुत ईजी है। मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल वे निकला मैं उस तरह से आपको समझा रही हूँ, तो कंपेयर करेंगे अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, वही आपने याद रखना है कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ पर जाना है और किसके अकॉर्डिंग सोचना है। तो अब पता है स्टार्टिंग पॉइंट अगेन यही है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। और हमें पता है अब हमने जाना है एज पर पास बुक। नाउ दे आर सेइंग कि हमने कैश बुक में पेमेंट्स को अंडर कास्ट कर रखा है, अंडर कास्ट मतलब कम दिखा रखा है 200 से। अगर हमने पेमेंट्स को कम दिखाया है दैट मीन्स हमने कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा बताया होगा। ऑब्वियसली आपने कुछ 1000 का बैलेंस बता रखा है, बट यहाँ पे आपने 200 की पेमेंट को नहीं बताया, अंडर कास्ट कर रखा है, मीन्स एक्चुअल में आपका बैलेंस कितना होना चाहिए था, 800। तो आपने ज़्यादा बता रखा है ड्यू टू दी अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट। अब दोबारा आपको एक्चुअल अमाउंट पे लाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि पासबुक में तो पेमेंट्स हमने बताई होंगी 200 की, वहाँ पे तो ठीक किया होगा। तो 1000 को वापस 800 पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 200। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, माइनस करा। तो आई होप आपको ये पहला वाला केस क्लियर है। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो उसमें कोई भी पॉसिबल अब केस आ जाए, चाहे रिसीट साइड ओवरकास्ट, रिसीट साइड अंडरकास्ट और पेमेंट साइड ओवरकास्ट या फिर पेमेंट साइड अंडरकास्ट, आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला क्लियर है, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया आपको ये समझ आए, लॉजिक के साथ याद रखें तो बेटर है। बाकी नहीं आएगा तो फिर मैंने ये बना तो दिए, यहाँ पे रट्टा लगाना इस तरह से तो कर लें, बाकी आई विल प्रेफर कि आप लॉजिक से समझे, तो कभी भी आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। ओके, नाउ कम टू दी क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। पहले तो ये आपको पता ही है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो वो भी पॉजिटिव ही होता है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक हो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। ये चीज़ हमारी हमेशा पॉजिटिव में ही होगी, जो भी बैलेंस दिया होगा दैट मीन्स इट इज़ इन पॉजिटिव। ओके, नाउ अभी हम सेकेंड वाला केस देखेंगे। यहाँ पे जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया है हमें क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक, और उसमें हमारी अगर दिया होगा कि रिसीट साइड कैश बुक की ओवरकास्ट हुई है। ओके, अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक, और हमें पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रिसीट साइड को ओवरकास्ट कर रखा है। तो वही सेम एग्जांपल लेंगे हम, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय ₹200। अब क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एज पर पासबुक, तो हमें पता है कहाँ पे जाना है, एज पर कैश बुक, और जो भी हम सोचेंगे देखेंगे कि कैश बुक पे हमने खुद कैसे कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपने अपनी कैश बुक की रिसीट साइड को ज़्यादा बता रखा है। तो आपको पता है जब आपने रिसीट्स ज़्यादा बताई होंगी कैश में, आई मीन कैश बुक में, तो उससे क्या हुआ होगा, आपका बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा कितने से शो करेगा, 200 से। तो आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट दिया है पासबुक का, और हमने जाना भी किस पे है, कैश बुक में जाना है। तो कैश बुक में अगर हमने ज़्यादा दिखा रखी हैं 200 की रिसीट्स, तो पासबुक को भी कैश बुक के जैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे भी हमने क्या करा है, प्लस करा है। ओके, पहला केस क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, जब आपकी रिसीट साइड अंडर कास्ट हुई हो कैश बुक में। ओके, रिसीट साइड
अगेन आई एम सेइंग आप नोट्स बना लेना, मैं आपको प्रेफर यही करूंगी, क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग के, इसको आप सामने नोट डाउन करके कंपेयर करेंगे तब अच्छे से माइंड में रिटेन रहेगा। ओके, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200, और आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट ये है क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक, और हमें पता है हमने जाना है कैश बुक में, और जो भी सोचना है एज पर कैश बुक सोचना है, जैसे हमने कस्टमर ने खुद कर रखा होगा। ओके, नाउ हमने कैश बुक की रिसीट साइड को क्या करा है, अंडर कास्ट करा है, कम करा है। हमने अपनी कैश बुक में रिसीट्स कम बताई हैं, इसका मतलब हमारा बैलेंस भी कम शो हो रहा होगा, कितने से, 200 से। बट पासबुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने करना भी किसके अकॉर्डिंग है, एज पर कैश बुक। अब हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, हमने कैश बुक में अपनी रिसीट्स कम बताई हैं 200 से, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस भी 200 कम दिख रहा है। तो पासबुक को भी कैश बुक की तरह बनाने के लिए हम 200 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या करा, माइनस करा। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे पेमेंट्स वाला केस। पहला, जब हमारी पेमेंट क्या होगी, ओवर कास्ट होगी, और स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय ₹200। वैसे आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरह आएगा, तो ऐसा लिखा होगा पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवर कास्ट बाय ₹200, और लिख दिया होगा इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस, क्रेडिट लिख दिया होगा यहाँ पे एज पर पास बुक, फिर वो लिख देंगे व्हाट विल बी दी ट्रीटमेंट। मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके बता रही हूँ एग्जाम्पल कि आएगा किस तरह। ये अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और पेमेंट साइड हमारी ओवरकास्ट हुई है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। देन आपको कोई भी ऑप्शंस दे देंगे लाइक 200 विल बी एडेड, ऐसा कुछ लिख देंगे, 200 विल बी एडेड। देन बी, ये मैं ऐसे खुद से फ्रेम कर रही हूँ, ₹400 विल बी एडेड। Then C, ₹200 will be subtracted, and D, ₹400 will be सब्ट्रैक्टेड। अब कुछ इस तरह से एमसीक्यू बना देंगे, देन आपको आंसर देना होगा कि क्या करेक्ट है। बाकी भी मैंने आपको पॉसिबल केसेस बना दिए, तो आप यहाँ पे बस स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करके मतलब कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम वो कर देंगे। जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा स्टार्टिंग पॉइंट, यही यहाँ पे मैं एक बार रिमूव कर दूँ। यहाँ पे आई होप आपने अगर अपने एग्जाम्पल के लिए नोट डाउन करना होगा तो कर लिया होगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। बाकी हम क्या बात कर रहे हैं, जब हमारी कैश बुक की पेमेंट साइड क्या हो रही है, ओवर कास्ट हो रही है बाय ₹200। ठीक है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा एज पर पासबुक, वो भी क्या, क्रेडिट बैलेंस। तो हमें पता है यहाँ पे लिख देंगे हम स्टार्टिंग में फिर से वही क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। ओके, और हमें पता है कि हमने कहाँ पे जाना है, कैश बुक पे जाना है, और जो भी हम सोचेंगे एज पर कैश बुक ही सोचेंगे। ओके, नाउ अब हमें पता है हमने अपनी कैश बुक की पेमेंट साइड को क्या करा है, ओवर कास्ट करा है, ज़्यादा पेमेंट्स बता दी हैं, ज़्यादा खर्चे बता दिए हैं। दैट मीन्स हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, कितने से, 200 से। हमारा बैलेंस 200 से कम दिख रहा होगा, और हमें पता है हमने जाना भी कहाँ पे है, कैश बुक में जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 200 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब आपकी पेमेंट साइड क्या होती है, ओवरकास्ट होती है, तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने करा -200, यहाँ पे भी है माइनस। क्लियर है। एंड प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से मेरे वीडियो जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, ये मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। ओके, ये वाला केस भी क्लियर है। चलिए, नाउ जब हमारी पेमेंट साइड हो रही है अंडर कास्ट, और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक, तो क्या है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200, और हमें पता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। ओके, और हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, और हमने कहाँ पे जाना है, एज पर कैश बुक। तो जो भी हमने सोचना है एज पर
कैश बुक सोचना है जैसे कस्टमर ने कर रखा होगा। नाउ दे आर सेइंग कि हमने अपनी कैश बुक की पेमेंट साइड को क्या कर रखा है, अंडरकास्ट कर रखा है, मीन्स हमने अपनी पेमेंट्स कम बताई हैं। इसका क्या मतलब होगा, हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो कर रखा होगा। अगर हमने कैश बुक 1000 शो कर रखी है और हमने कहा इसमें 200 की पेमेंट हमने कम बताई है, दैट मीन्स एक्चुअल में पेमेंट लेस करके हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए था, 800 होना चाहिए था। और पासबुक में वो चीज़ तो करेक्ट हुई होगी ना, बट हमने करना क्या है यहाँ, बट पासबुक में तो एक्चुअल में 800 दिख रहा होगा, पर यहाँ पे क्या है, हमने जाना ही कहाँ पे है, कैश बुक में जाना है। तो क्या करेंगे, अगर हमने अपनी कैश बुक में पेमेंट को 200 कम बताया है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम अपनी पासबुक में जो हमने 800 दिखा रखा होगा उसको भी कैश बुक के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 200। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि गलती की है, बस हम देख तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे भी क्या करा है, प्लस करा है। तो ये वाले केसेस आई होप आपको क्लियर है, जब पॉजिटिव बैलेंस दिए होते हैं, चाहे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो, चाहे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो, तब हमने क्या करा, जो भी यहाँ पे जो बैलेंस भी होता वो भी क्या होता, प्लस में ही होता। तो अल्टीमेटली दोनों को हम प्लस करते हैं। तो आपको ऑप्शन जब देते तब हम बोलते दैट शुड बी एडेड, 200 से प्लस हो जाता था, यहाँ पे भी एडेड, ये है प्लस एडेड, माइनस है सब्ट्रैक्टेड, ये तो आपको पता ही होगा। नाउ ये हो गया हमारा जब हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव। नाउ कम टू जब हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। अब हमें पता है कि जो हमारी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पास बुक, और ये भी हमें पता है कि जो हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस होते हैं ये नेगेटिव में होते हैं, इनका अमाउंट नेगेटिव में चला जाता है। ओके, इनको भी हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये केस की स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और हमारी रिसीट साइड क्या हो गई हैं, ओवर कास्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेंगे सेम वैसे ही करके, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय ₹200, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जनरली तो हम क्या करते थे, वहाँ पे जो भी ओवरड्राफ्ट दिया होता था अमाउंट, हम उसको नेगेटिव में लिखते थे, या फिर वहाँ पे मैं क्या कर देती थी, उसको ब्रैकेट में लिख देती थी ताकि आपको ये पता लग जाए कि वो चीज़ नेगेटिव में है। तो जो भी बैलेंस होता था वो नेगेटिव में होता था। नाउ आई एम सेइंग कि आपको एज पर कैश बुक दिया है, इतना तो आपको पता है, आपको कहाँ जाना है, एज पर पास बुक। तो हम क्या करेंगे, वट एवर बैंक हैज़ डन वैसा ही करेंगे जैसे पासबुक में हुआ होगा। नाउ केस है कि हमारी जो कैश बुक की रिसीट साइड हैं वो ज़्यादा दिख रही हैं 200 से। ओके, नाउ सपोज हमारा उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया रखा था ₹2000 का, ठीक है, और आपने अगर अपनी रिसीट साइड को ज़्यादा बताया है 200 से, मीन्स कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा 200 से। हम ऐसे ही करते थे, हमें पता है पासबुक पे जाना है, अब हमने चाहे कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखाया 200 से, पर पासबुक में तो ज़्यादा नहीं ना दिखाया होगा, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी माइनस करके 200 लिख देते थे और बोलते थे हमारा बैलेंस आ गया 2200 एज पर पासबुक। यस, दिस इज करेक्ट। नाउ इस चीज़ पे फोकस करना जो मैं बोलने लगी हूँ। ओके, ये चीज़ थी जब हमने अमाउंट को निकालना होता था। और अगर आप नोटिस करेंगे ना, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे वो ऐसे ही कराए थे कि बस बताएं आपकी बैलेंस क्या है। ये वाले केसेस मैंने आपको कम कराए हैं कि ऐसे केस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो कम केसेस थे। जब भी ऐसी बात आएगी कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या चीज़ देखनी है, ये यहाँ पे फोकस ऑन दिस थिंग। मैं इसको चेंज करके बताती हूँ। यहाँ पे भी -2000 और यहाँ पे भी -200, चाहे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, आपको लगेगा कि 2000 में से सब्ट्रैक्ट किए हैं 200। अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे सच में क्या हो रहा है, माइनस माइनस आपस में प्लस हो रहे हैं। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आएगा ओवरड्राफ्ट में याद रखना, चाहे आप यहाँ पे माइनस में लिख रहे होते हैं क्वेश्चन में ब्रैकेट में, बट सही में क्या हो रहा होता है, वो चीज़ प्लस हो रही होती है, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड इफ द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, तब आपको बोलना है इट शुड बी एडेड। सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, एडेड। ओवरड्राफ्ट के केस में हमेशा रिवर्सल होता है,
ठीक है, चाहे माइनस में क्यों ना लिख रहे हो, क्वेश्चन निकालते टाइम जो आंसर की वैल्यू निकालते हैं वो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट्स में लिख के, क्योंकि हमें पता है कि 200 अगर हमने कैश बुक में ज़्यादा बताया है पर पासबुक में नहीं बताया था, उसको ठीक करने के लिए हमने माइनस लिखा, पर सही में एक्चुअल में ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लस हुआ। क्लियर, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर नहीं है कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ यहाँ पे लेंगे हम, जब रिसीट साइड क्या हो रही है, अंडर कास्ट हो रही है। देखिए, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। अब हमारी कैश बुक की रिसीट साइड है अंडर कास्ट, और हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, और हमें पता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव में होता है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने यहाँ पे। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है हमारा, हमने कहाँ पे जाना होगा, पासबुक पे जाना होगा, और सब कुछ कैसे सोचेंगे, वट एवर द बैंक हैज़ डन, और वी कैन से पासबुक के अकॉर्डिंग। नाउ सपोज हमारा अगर उन्होंने कहा कि कैश बुक की हमने रिसीट्स कम दिखा रखी हैं, अंडर कास्ट है, रिसीट कम दिखा रखी हैं, तो क्योंकि अब रिसीट साइड कम दिखा रखी हैं तो हमारे कैश बुक का बैलेंस भी कम दिख रहा होगा, बट पासबुक में ऐसा नहीं हुआ ना। पासबुक में तो एक्चुअल में जो था वही हुआ होगा। पासबुक में अगर कम नहीं है मीन्स 200, यहाँ पे दोबारा हम प्लस कर रहे होंगे, ठीक है, 200 पॉजिटिव में लिखेंगे चाहे, ठीक है, बट यहाँ पे जो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है वही चीज़ मैं सेम रिपीट कर रही हूँ। इनडायरेक्टली क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा। अब ये माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस है। मैंने आपको बताया, फिर यही चीज़ आपने याद रखना है, नेट इफेक्ट क्या है। अब आप सोचेंगे जो हमने भी फेवरेबल बैलेंसेस किए पॉजिटिव वाले, वो चीज़ थी पॉजिटिव। मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वो चीज़ थी पॉजिटिव, तब यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं था, अगेन मैं यहाँ पे सेम लिखती हूँ, वो था हमारा चाहे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यही दो केसेस करे हमने, और आपको मैंने बताया ये चीज़ हमारी पॉजिटिव में होती है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो पॉजिटिव वाला था, बट यहाँ पे हमारा नेगेटिव का केस चल रहा है। ओके, कंपेयर करना, देखना। अब यहाँ पे जो चीज़ हमारी नीचे में प्लस में लिख रही थी, हमें पता था प्लस माइनस इज इक्वल टू वही रहेगी चीज़ जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं, माइनस रहेगी, तो डायरेक्ट आंसर बोल रहे थे। पर यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस वही चीज़ सेम रहनी थी, बट यहाँ पे हमारा इनडायरेक्टली इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, फोकस करना है कि सही में इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, माइनस कर रहे हैं चीज़ को, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा माइनस। वैसे ही मैंने आपको ये जो ओवरकास्ट रिसीट की ओवरकास्टिंग के बारे में बताया, तब मैंने यहाँ पे नेगेटिव में 200 लिखा था, तो यहाँ पे था माइनस माइनस प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया था। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। बाकी अगर डाउट रह रहा है तो मैं यही बोलूँगी, एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखें, थोड़ा स्लो में, आपको अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, 3 बार देखेंगे वीडियो, आई एश्योर यू आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, हर चीज़ अच्छे से समझ आएगी। ओके, नाउ ये 2 केसेस हमारे हो गए। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज जब हमारी पेमेंट साइड को क्या कर रखा है, ओवर कास्ट। तो बस यही है, मैं आपको बोलूँगी कि ओवरड्राफ्ट के केस में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, उसमें साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। बाकी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, एक बार मैं स्लाइड टर्न करती हूँ यहाँ पे। जो चीज़ अब आपने देखा यहाँ पे डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस, ये जो पॉजिटिव वाले थे, अब यहाँ पे अब अगर किसी को नहीं आ रहा होगा तो मैं यही एक चीज़ अब आपको क्या बोलूँ, यही बोलूँगी कि रट्टा ही लगाना है इन दी एंड, कि जो यहाँ पे माइनस होगा, मैं कंपेयर करवाती हूँ, वो यहाँ पे प्लस होगा, सब चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे प्लस होगा वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप ऐसे याद रख लें, आप पॉजिटिव वाले केसेस याद रख लें, तो नेगेटिव वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा उसके केस में आप ऑपोजिट कर लेना। बाकी मैं आपको फिर भी आई एम ट्राइंग कि 1 बाय 1 सारे केसेस समझाऊँ। नाउ वापस आ जाते हैं, मैं आपको समझा रही थी अब पेमेंट साइड के बारे में। पेमेंट साइड जब हमारी होगी ओवर कास्ट, और स्टार्टिंग पॉइंट यही क्रेडिट बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय ₹200। बस ये है कि इंटरेस्ट बनाए रखना, वीडियो को समझने के लिए अच्छे से आपको समझ आता रहेगा। ओके, नाउ पेमेंट साइड को ओवरकास्ट कर रखा है ₹200 से, ये केस चल रहा है, और हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और पता होगा हमें ये नेगेटिव में होगी वो चीज़। ओके, नाउ ये भी हमें पता है हमने कहाँ जाना है, एज पर पासबुक तक जाना है, और सब कुछ कैसे सोचना है, एज पर जैसे बैंक में हुआ होगा। नाउ अगर हमने अपनी कैश बुक की पेमेंट्स को ओवरकास्ट कर रखा है, ज़्यादा बताया है,
ऑब्वियसली पेमेंट्स को ज़्यादा बताया, पेमेंट्स भी हमें पता है नेगेटिव ही हैं। अगर हमने नेगेटिव वाली चीज़ को ही ज़्यादा बताया तो अल्टीमेटली हमारा ओवरड्राफ्ट भी ज़्यादा दिख रहा होगा। सपोज हमने ओवरड्राफ्ट बता रखा है 2000 और ये 2000 आफ्टर कंसिडरिंग ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड, मीन्स ये 2000 जो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ये 1800 होना चाहिए था। हमने इस 1800 में और 200 एक्स्ट्रा जोड़ के बताया है, इसीलिए वो 2000 बन रहा है, बट बैंक में ये 1800 ही कर रखा होगा। तो हमें भी पासबुक के अकॉर्डिंग जाना है, मीन तो 2000 को 1800 तक बनाना है। या हम ऐसे सोचें, हमने कैश बुक की पेमेंट्स को ज़्यादा बता रखा है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और कम हो गया है, पर बैंक में हमने कम नहीं कर रखा। बैंक के अकॉर्डिंग वापस जाने के लिए हम यहाँ पे 200 प्लस लिख रहे थे, जैसे से एज यूजुअल करते आ रहे थे, तो यहाँ पे प्लस कर रहे थे, बट वही मैं आपको फिर बोलूँगी, आप इफेक्ट देखेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी हमने करा माइनस। क्लियर। नाउ अब देखते हैं हम, जब हमारी पेमेंट साइड अंडरकास्ट होगी और स्टार्टिंग पॉइंट होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगेन यहाँ पे लिखेंगे हम पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। ओके, और आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये हमें पता है, हम नेगेटिव में दिखाते हैं, माइनस में दिखाते हैं। ओके, और हमें पता है अब हमने कहाँ जाना है, एज पर पास बुक। सब कुछ कैसे करना है, जैसे पासबुक में हुआ होगा। नाउ अगर हमने अपनी कैश बुक की पेमेंट को कम बताया है 200 से, अगेन ऐसे एग्जांपल लेंगे, हमने ओवरड्राफ्ट दिखाया है 2000, पर कब दिखाया, जब हमने कहा कि हमारी पेमेंट्स भी 200 से कम है। एक्चुअल में इसमें पेमेंट्स कंसिडर करते तो हमारा ओवरड्राफ्ट कितना बन जाता, 2200, ज़्यादा होता 200। ओके, पर बैंक में तो हमने सही में 2200 ही दिखा रखा होगा, क्योंकि उसमें हमने पेमेंट को कंसिडर कर रखा होगा। ठीक है, तो बैंक में अगर हमने 2200 कंसिडर कर रखा है और हमने कैश बुक में पेमेंट कम बताई, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं नहीं हमारा बैलेंस एज कम्पेयर टू पासबुक ज़्यादा है। खुद देखिए 2000 इज़ बिगर देन दी 2200। तो अगर हमने कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा रखा है एज कम्पेयर टू पासबुक, पासबुक के बराबर लाने के लिए हमें जो पासबुक में 200 माइनस करा था, हम भी माइनस ही दिखाएंगे वो पेमेंट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा इफेक्ट, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दैट शुड बी एडेड। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, प्लस हुआ है। क्लियर है। चलिए नाउ लास्ट पॉसिबल केस क्या बन सकता है, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पास बुक। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम जब रिसीट साइड क्या हो रही है, ओवर कास्ट। अगेन वैसे ही सेम एग्जांपल्स लेंगे, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय ₹200, और हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक। तो यहाँ पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक, और हमें पता है वो नेगेटिव में होगा, या ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ। और हमें पता है पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि तो हम कहाँ पे जाएंगे, एज पर कैश बुक, और सब कुछ कैसे करेंगे, जैसे हमने कैश बुक में कर रखा होगा। ओके, नाउ हमने कैश बुक की रिसीट साइड को ज़्यादा बताया है 200 से, और हमने पासबुक को भी कैश बुक जैसा बनाना है। और अगर हमने कैश बुक में रिसीट ज़्यादा बताई है 200 से, हमने जाना भी कहाँ है, पासबुक से कैश बुक तक जाना है। तो यहाँ पे भी हमने रिसीट ज़्यादा कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, पासबुक में भी 200, यहाँ पे चाहे प्लस में लिखेंगे 200, बट वही नेट इफेक्ट क्या देखेंगे हम, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो याद रखना है आपको, इनडायरेक्टली हम यहाँ पे माइनस ही कर रहे हैं चीज़ को। क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं, जब हमारी क्या होगी, रिसीट साइड अंडर कास्ट होगी। एग्जाम्पल सेम, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। हमारी कैश बुक की रिसीट साइड अंडर कास्ट है, कम दिख रही हैं 200 से, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक। ओके, अब हमें पता है कि पासबुक का है स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने जाना है कैश बुक पे। ये चीज़ तो आप माइंड में अच्छे से बिठा ही लेना। ओके, अब कैश बुक तक जाना है, सब कुछ कैसे करना है, जैसे कैश बुक में हुआ होगा। नाउ हमने देखा कि कैश बुक की रिसीट साइड को हमने कम दिखाया है 200 से, कैश बुक का बैलेंस भी 200 से कम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पासबुक में भी हम क्या करेंगे, 200 ऐसे माइनस लिख देंगे, और हमें पता है यहाँ पे ऊपर भी अमाउंट क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो वही चीज़ माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पे क्या किया हमने, दैट शुड बी एडेड, क्योंकि नेट इफेक्ट हमारा ऐड ही हो रहा है। ओके, क्लियर। चलिए ये वाला केस भी हो गया। नाउ जब हमारी पेमेंट साइड क्या हो रही है, ओवर
कास्ट। यहाँ पे लिखेंगे अब पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय ₹200। और हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक जो भी दिया होगा नेगेटिव में होगा। नाउ हमने कहाँ जाना है, एज पर कैश बुक। सब कुछ कैसे सोचना है, जैसे कैश बुक में हुआ होगा। नाउ हमें पता है हमने अपनी कैश बुक की पेमेंट साइड ज़्यादा बताई है, ओवरकास्ट कर रखी है 200 से। अब क्योंकि पेमेंट ज़्यादा बताई है, अल्टीमेटली हमारी कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा होगा, और हमने जाना भी कहाँ पे है, कैश बुक में। तो यहाँ पे हम माइनस में लिख देंगे वो चीज़ 200। तो अगेन नेट इफेक्ट क्या देखेंगे, फिगर भी हमारी माइनस में थी, यहाँ पे भी माइनस किया, तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। नाउ तो यहाँ पे क्या करा हमने, ऐड करा। क्लियर है। लास्ट नाउ पेमेंट साइड हमारी हो रही है अंडर कास्ट। यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹200। और स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक जो भी दिया रखा होगा पता है नेगेटिव में होगा। नाउ हमने जाना है एज पर कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक था, इसलिए हम कैश बुक पे जाएंगे और सोचेंगे भी जैसे कैश बुक में हुआ होगा। अब हमने देखा हमने अपनी पेमेंट साइड जो थी कैश बुक की उसको अंडर कास्ट कर रखा है 200 से। हमने पेमेंट्स कम बताई हैं, इसका क्या मतलब, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा। तो पासबुक को कैश बुक के अकॉर्डिंग बनाने के लिए वो बैलेंस हम भी 200 ज़्यादा दिखा रहे होंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे। पर इनडायरेक्टली क्या है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, माइनस करा। तो ये थे हमारे पॉसिबल केसेस। और अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करा होगा, टोटल हमारे बन गए 16 केसेस। मैंने आपको हर एक केस अच्छे से समझाया। ये आपको समरी फॉर्म में चार्ट यहाँ पे बना रखा है, इसको माइंड में अच्छे से बिठा लें। बाकी आपसे ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं होगा। बाकी ओवरकास्ट अंडरकास्ट क्या, बाकी जो भी हम कर रहे थे लाइक वही अनडिपॉजिटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स या फिर अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये सब भी आप इसे लॉजिक के साथ करिएगा कि जब ओवरड्राफ्ट होगा तो आपने यही देखना है कि नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, देन आपको आंसर करना है प्लस माइनस का। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ओके नाउ मैंने आपको कहा कि उस पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का 19th क्वेश्चन जो भी मैंने आपको ये एमसीक्यूज वाली वीडियो में करवाया था उसको हम दोबारा देखेंगे, देन उसके बाद हम सिंगल एंट्री के एमसीक्यूज पे आएंगे। नाउ दिस वॉज द क्वेश्चन था द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹200। ठीक है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। हमने इसका आंसर लिखा था ऑप्शन ए, ₹200 विल बी डिडक्टेड। पर अगेन आई अपोलोजाइज फॉर दैट, मैंने आपको उसका जो लॉजिक बताया था दैट वाज रॉन्ग। यहाँ पे अब सुनिएगा, वैसे तो हमने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, कब प्लस करना है या माइनस करना है ये कास्टिंग एरर्स के केस में। ठीक है, अब क्या है, कैश बुक की पेमेंट साइड हुई है अंडर कास्ट बाय 200 और आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट दिया है एज पर पास बुक, तो अब हम इजीली कर पाएंगे। आपको पता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट मींस माइनस में होगा। नाउ टू गेट दी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ऑब्वियसली हमें पता है अब हमें क्या चाहिए, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक चाहिए। ठीक है, जो बैलेंस दिया होगा उसके रिवर्सल में ही जाना है, यहाँ पे करेंगे जैसे कैश बुक में होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं व्हाट शुड बी दी ट्रीटमेंट। अगर अब हमें पता है कि हमारी पेमेंट साइड को क्या कर रखा है, अंडर कास्ट कर रखा है, दैट मीन्स हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा बताया है क्योंकि पेमेंट्स कम है तो बैलेंस ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा बताया है 200 से, तो यहाँ पे भी हम 200 प्लस कर देंगे। इधर लिखेंगे तो प्लस, वही नेट इफेक्ट क्या है, माइनस। इसीलिए हमने क्या बोला, ₹200 विल बी डिडक्टेड। तो दिस वॉज द करेक्ट लॉजिक जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा नहीं पाई। नाउ इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब वही कह रही हूँ मैं आपको, अगर आपने ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी अच्छे पॉसिबल 16 केसेस बताए हैं अच्छे से समझ लिए, सुन लिए, वही मैं कहूँगी एक बार सुन ले वीडियो को, 2 बार सुने, अच्छे से समझ आ गया ना एक बार, तो मैं कह रही हूँ आपको गारंटी देती हूँ एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो बैंक रिकंसिलिएशन का नहीं निकलेगा। ओके, ये तो हो गया 19th क्वेश्चन। देन मैंने एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे अंडरकास्ट या ओवरकास्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंपल आ जाएंगे भाई डिपॉजिट्स के केस वाले, लाइक अनक्रेडिटेड चेक्स या अनप्रेजेंटेड वगैरह, तो उस केसेस में क्या होगा इसका भी हम एक बार देख लेते हैं। इफ़ द बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शोज ₹3000 डेबिट, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 3000 शो कर रहा है क्या, डेबिट।
तो आपको समझना होगा बैंक स्टेटमेंट क्या मतलब हुआ यहाँ पे, पासबुक हुआ। ये आपको खुद ही चीज़ें फिगर आउट करनी होगी और वैसे इजी भी है। अगर आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है 3000, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, अब आपको ये पता होना चाहिए, पता ही होगा वैसे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक को ही हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये नेगेटिव होता है या वी कैन से ये होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, पर यहाँ पे पासबुक के अकॉर्डिंग दिया है हमें ओवरड्राफ्ट और ये नेगेटिव में होगा, ये अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे दिया है नेगेटिव, अब आगे देखेंगे, पहले हमें कहा है कि डिपॉजिट्स थे 800 के, ठीक है, डिपॉजिट्स हैं 800 के, सॉरी यहाँ पे आई थिंक करेक्शन करनी पड़ेगी, एंड देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ 800, यहाँ पे आप लिख लेना विच वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ये लाइन आप ऐड कर लेना। देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ 800 विच वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, देन टू गेट द बैलेंस एज पर कैश बुक, वही हमें पता है यहाँ पे हमने कैश बुक तक जाना होगा, तो कैश बुक तक जाने के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा इन डिपॉजिट्स का, ठीक है। अभी हम कर रहे थे कास्टिंग एरर्स का, नाउ ये भी इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट्स के केस में क्या होगा, लॉजिक तो सेम ही लगाना है हमें पता है हमने कैश बुक में क्या करा होगा, ये वाली एंट्री का क्या होता है, जब हमने डिपॉजिट कर दिया होता है बट बैंक ने कलेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हमने वो चीज़ अपने कैश बुक में प्लस कर दी है बट बैंक ने नहीं करी। हमें पता है अब कैश बुक पे जाना है तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, प्लस करेंगे वो चीज़ ऑब्वियसली, पर यहाँ पे वही नेट इफेक्ट देखेंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट वाला केस है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो हमें पता है 800 को क्या करना होगा, हमने ₹800 विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो कास्टिंग एरर्स के साथ साथ आई होप आपको बाकी केसेस भी आ जाएंगे, टाइमिंग डिफरेंसेस वाले, कोई भी एरर तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम माय साइड, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना तो आप तो समझ लें आपका बीआरएस अच्छे से हो गया। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना, ओके। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगी, दिस इज दी होमवर्क, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपने अच्छे से सुना होगा तो समझ आया भी होगा। आप मुझे इसका आंसर पक्का बताना कमेंट सेक्शन में, मैं कह रही हूँ अगर कर लिया ना ये वाला क्वेश्चन, पक्का कहती हूँ बीआरएस का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको टफ लगेगा, ये वाला एक मुझे करके बताना, देन आई विल टेल यू कि आप करेक्ट थे या रॉन्ग थे, ओके। चलिए, ये था हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन का क्या, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अच्छे से समझाया, और आई होप आपने अच्छे से सुना भी है सब ध्यान से, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। अब वही मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको खुद ट्राई करना है, देन मेरे साथ मैच करना है, एंड इन दी एंड आप मुझे होमवर्क के आंसर के साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि आपका क्या स्कोर रहा इसमें सिंगल एंट्री के एमसीक्यू सेशन में, क्लियर। चलिए, इन सिंगल एंट्री सिस्टम नेट वर्थ मेथड इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, ऑप्शन बी एक्रूअल सिस्टम, ऑप्शन सी डबल एंट्री सिस्टम और ऑप्शन डी ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम। अब आपने पढ़ा सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में, वहाँ पे हमारे दो मेथड्स होते थे, एक होता था नेट वर्थ मेथड और एक होता था हमारा फाइनल या फिर हम कह सकते हैं कन्वर्जन मेथड होता था, फाइनल अकाउंट्स या फिर कन्वर्जन मेथड। और ये जो नेट वर्थ मेथड था इसके और भी नाम थे, एक था हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, तो आपको ऑप्शन में दिया रखा है ऑप्शन ए दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, यही इसका करेक्ट आंसर है। देन इसका एक और नाम होता था दैट इज कैपिटल कंपैरिजन मेथड, तो आप ये तीनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, तीनों नाम सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दिया था हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो हमने कर दिया। बाकी एक्रूअल सिस्टम क्या है, ये हमने वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे थे कि हमने सब कुछ रिकॉर्ड करना है ऑन द ड्यू बेसिस, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते, सब कुछ पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। लाइक एक्रूअल बेसिस की एग्जाम्पल हो गई, हम लिखते थे वो प्रीपेड रेंट के बारे में लिखते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखते थे, ये सब एक्रूअल सिस्टम के अंडर आ जाते हैं, ओके। और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है देन द कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट, और ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम भी डबल एंट्री सिस्टम ही होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप मुझे बताएंगे, वैसे तो ईजी आता ही होगा, स्टिल आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप खुद टाइप करते हैं ना आंसर्स, तो आपको खुद में एक तो मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने आंसर भी ठीक दिया मैम को, और आपको एक तरह से माइंड में वो चीज़ अच्छे से रिटेन भी रहती है, खुद टाइपिंग करते हैं एक बार तो बैठ जाता है माइंड में, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट करा था, ये फादर कौन थे, ओके। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू इज सिंगल एंट्री सिस्टम हैज़ डैश इफेक्ट।
सो दिस इज़ वेरी मच ईजी क्वेश्चन। हमें पता है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये पूरा टॉपिक इसमें ऐसा ही है कि हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन का सिंगल एस्पेक्ट देखना होता है, इसमें हमने एक ही इफेक्ट देखना होता है। देयरफॉर इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1। अगर यहाँ पे होता डबल एंट्री सिस्टम हैज़ डैश इफेक्ट, तब हमारा क्या होता आंसर 2, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के दो इफेक्ट होते हैं कि अगर एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक अ, ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन डी कैश अकाउंट। सो इसका आंसर भी सोचिए, काफ़ी इजी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, मैंने आपको बताया था, इट इज़ जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। ऑलमोस्ट क्या पूरी ही बैलेंस शीट ही दिखती है, बस नाम चेंज कर देते हैं कि जब सिंगल एंट्री सिस्टम की बात आती है, कि जो फॉर्म सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करती हैं उनकी बैलेंस शीट नहीं बोलते, टर्म हम बैलेंस शीट यूज़ नहीं करते, उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देयरफॉर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट टर्म्स किसके लिए यूज़ करते हैं, जो कंसर्न्स या वी कैन से बिजनेसेस क्या यू फॉलो करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ट्रेडिंग भी नहीं और कैश अकाउंट भी नहीं। ये तो ऑप्शंस होते हैं, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, बाकी वही है, आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के खुद आंसर करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इन नेट वर्थ मेथड ड्राइंग्स इज एडेड विद, हमने नेट वर्थ मेथड पढ़ा सिंगल एंट्री सिस्टम में, अभी मैंने आपको बताया। वैसे हम ये मेथड्स अडॉप्ट क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। दो मेथड्स होते हैं, एक होता है नेट वर्थ मेथड और एक मैंने आपको बताया कन्वर्जन मेथड या फाइनल अकाउंट्स मेथड। इसके लिए मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाया कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप नाम याद रखेंगे। बाकी नेट वर्थ मेथड बोलो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड बोलो या फिर कैपिटल कंपैरिजन मेथड, इसके बारे में हमने डीप में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा था। और नेट वर्थ मेथड के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट को कैसे निकालते थे आपको पता है। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल को लिख लेते हैं, देन क्लोजिंग कैपिटल में से हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम इसमें प्लस करते हैं अगर हमारा कुछ ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हुआ हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस करते थे, या फिर हम ड्राइंग्स को भी इसमें प्लस करते थे, सॉरी यहाँ पे ड्राइंग्स। देन इसमें हम सब्ट्रैक्ट क्या करते थे, एडिशंस, कोई कैपिटल में अगर हमने एडिशन कर रखी हो, देन इसमें हम प्लस करते थे, सॉरी यहाँ पे देन, और हम माइनस करते थे अगर ओपनिंग कैपिटल दिया रखा हो। देन इन दी एंड नेट इफेक्ट निकल जाता था हमारा क्या, प्रॉफिट या लॉस, डिपेंडिंग अपॉन फिगर नेगेटिव में आई है या पॉजिटिव में आई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है सिंगल एंट्री सिस्टम के केस में ड्राइंग्स को हम किसके साथ ऐड करते हैं, ड्राइंग्स को ऐड करा है विद दी क्लोजिंग कैपिटल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अभी हमने समझा सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करते हैं उसमें ड्राइंग्स, लेस करते हैं उसमें हम कोई ओपनिंग कैपिटल दिया हो, लेस करते हैं अगर कोई एडिशनल कैपिटल हो, प्लस करते हैं अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, और लेस करते हैं अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। देन इन द एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब यही टर्म हम देखेंगे कहाँ से मैच होती है। ऑप्शन ए कैपिटल एट द एंड माइनस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। फ्रेश कैपिटल क्या है, वही एडिशनल कैपिटल की बात है, ठीक है। अब आपको पता है कैपिटल एट द एंड, यही क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे मैंने आपको बताया, आगे उन्होंने क्या लिख दिया माइनस ड्राइंग्स, पहला गलत ही हो गया क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स हमेशा क्या करते हैं यहाँ पे प्लस करते हैं, तो ए ऑप्शन तो नहीं। देन सेकेंड ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस एंडिंग कैपिटल। बट सिंगल एंट्री सिस्टम के केस में हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, बट किसके साथ, विद दी क्लोजिंग कैपिटल। और हमने यही फॉर्मेट पढ़ा है इसमें, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ये कैपिटल एट द एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ये लेस करेंगे एडिशंस, यही फ्रेश कैपिटल, और लेस करेंगे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल। ये हमें इंटरेस्ट दिया नहीं है तो उसको छोड़ देंगे अभी के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम की बात की और सिंगल एंट्री सिस्टम में हम प्रॉफिट को इसी फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं, नॉट विद दिस। ओके, तो ऑप्शन बी नहीं है, इसको गलती से टिक मत कराना, इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, credit sales can be obtained by preparing which of the following? Option A debtors account, option B cash book, ऑप्शन सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑप्शन डी क्रेडिटर्स। अब ये डायरेक्टली तो मैंने आपको क्वेश्चन या ऐसा कोई लॉजिक नहीं समझाया है, बट वही है, थोड़ा बेसिक अगर आपको क्लियर होगा तो अल्टीमेटली आंसर आप कर पाएंगे। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि आप क्रेडिट सेल्स को कैसे निकालेंगे। अब क्रेडिट सेल्स आप पहले यहाँ पे टर्म से देखेंगे किसके रिलेटेड है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स क्रेडिटर्स के रिलेटेड होंगे। क्रेडिटर्स से आप क्या करते हैं, क्रेडिट
परचेजेस करते हैं। पहले एक तरीका ऐसे समझते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। क्रेडिटर्स के साथ क्रेडिट परचेजेस होंगी, तो ऑप्शन डी कैंसिल हो गया पहले ही। देन कैश बुक, कैश बुक में ऑब्वियसली क्रेडिट की बात ही नहीं होगी, कैश बुक में सब कुछ क्या होता है, कैश के रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल। तो लास्ट में क्या बचा, डेटर्स, आंसर है इसका ऑप्शन ए। अभी मैं सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि ऐसे अगर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटर्स आपको पता है, डेटर्स कब होते हैं, डेटर्स वो पर्सन है जिनको हम क्या करते हैं, उधार पे सामान बेचते हैं, मीन्स उनके साथ क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो क्रेडिट सेल्स हम डेटर्स के अकाउंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनरली सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज फॉलोड बाय, कह रहे हैं जनरली सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग जो होता है उसको कौन फॉलो करता है, ऑप्शन ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, ऑप्शन बी स्मॉल बिजनेसेस, ऑप्शन सी लार्ज बिजनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पहला तो गलत हो जाएगा, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, जो ट्रेड ही नहीं करती कंसर्न्स, उनको करना क्या है, ये अकाउंट्स को मेंटेन करके काम ही नहीं है, कुछ ट्रेड ही नहीं है उनका, तो उनको सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं, पहला कैंसिल। नाउ आपको पता है ये छोटे शॉपकीपर्स मेंटेन करते हैं, स्मॉल बिजनेस कंसर्न्स, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी, लार्ज बिजनेसेस नहीं करते, दे यूजुअली फॉलो दी डबल एंट्री सिस्टम, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं दे फॉलो दिस काइंड ऑफ सिस्टम, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन, इनमें से बैलेंस शीट कब नहीं बन सकती, डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी एक्रूअल सिस्टम, ऑप्शन सी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम बैलेंस शीट नहीं बनाते, बट येस बैलेंस शीट की तरह ही हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट हम बनाते हैं जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के केस में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, बट इन दिस क्वेश्चन दे वर आस्किंग कि बैलेंस शीट किसके केस में नहीं बनाते, तो वो आंसर है सिंगल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम में हम एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन ए और बी तो पक्का नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम कौन सा फॉलो करते हैं, कैश बेसिस, तभी हमारे टॉपिक का भी नाम है कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में वी फॉलो द एक्रूअल बेसिस, और सिंगल एंट्री सिस्टम में वी फॉलो द कैश बेसिस। और यहाँ पे पता लग गया अब आपको, बैलेंस शीट तब प्रिपेयर नहीं हो सकती जब सिंगल एंट्री सिस्टम होगा, वहाँ पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट परचेज इज असर्टेंड फ्रॉम, अब यहाँ पे क्रेडिट परचेज किसके थ्रू निकलेगी, अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट, अब यहाँ पे भी एक तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। अब क्रेडिटर्स कब होते हैं, जब हम उधार पे सामान खरीदेंगे, परचेज करेंगे, मीन्स क्रेडिट परचेज। तो अब लग रहा है हमें क्रेडिटर्स के अकाउंट के थ्रू हम क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन ए हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, सेल्स बुक, अब सेल है, सेल और परचेज तो टोटली ऑपोजिट टर्म्स हैं। सेल्स बुक में तो कभी हम क्रेडिट परचेज निकाल नहीं सकते, सेल हो गया हम बेच रहे हैं, परचेज है हम खरीद रहे हैं, तो ऑप्शन बी तो कैंसिल। ऑल ऑफ दी अबव भी कंफर्म है, अब कैंसिल हो गया क्योंकि बी ही कैंसिल है, ऑल तो होगा नहीं। देन कैश बुक, कैश बुक में क्या है, कैश के ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट की बात ही नहीं होगी, तो यहाँ पे क्रेडिट का पूछा, तो अल्टीमेटली हमें पता लग गया ऑप्शन क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू, option A to ascertain the closing capital, option B to ascertain the profit or loss, option C to ascertain the opening capital, option D to know the financial position। अब हमें कहा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग वाली, ये एक तरह से बैलेंस शीट की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले आपको पता है हम बनाते क्यों, मैंने आपको बताया था, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी कैपिटल ऑफ द फर्म्स जो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं। तो कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। अगर आपने वो डिटेल में लेक्चर अच्छे से समझा होगा मेरा, वहाँ पे मैंने जब वहाँ पे नोट्स बनाए रखे थे, वहाँ पे स्पेशली जब मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बनाया था, कैपिटल को दो पार्ट में रिप्रेजेंट करा था, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। उसका क्या मतलब था कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम बनाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और क्लोजिंग कैपिटल के लिए बनाएंगे हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ पे पूछा क्या है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो ऑब्वियसली ये किस लिए निकालेंगे हम, टू असर्टेन दी क्लोजिंग कैपिटल। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन
बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप वही पुराना वाला लेक्चर देखिए। स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक है स्टडी बैंड के नाम से और दूसरा है स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप के नाम से। स्टडी बैंड वाले ग्रुप में आपको वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे और पीडीएफ्स वगैरह, और जो डिस्कशन वाला ग्रुप है दैट इज ओपन फॉर ऑल, आप उसमें अपने कोई भी डाउट्स हमें पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम आर, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, फीचर्स बोल लो या एसेंशियल्स बोल लो, ठीक है, वो क्या है, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम के फीचर्स की बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन से हैं, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, इट इज़ यूज्ड बाय द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। ऑप्शन बी, इन दिस सिस्टम अ कैश बुक इज मेंटेन्ड फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ऑप्शन सी, इन दिस सिस्टम मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल अकाउंट्स। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही फीचर्स हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के। पहला देखते हैं, इट इज़ यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। यस, ये जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वही इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, पहला है। देन सेकंड, इन दिस सिस्टम कैश बुक इज मेंटेन्ड फॉर प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। इस सिस्टम में हम कैश बुक भी बनाते हैं। यस, एक हमने वहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ी थी सिंगल एंट्री सिस्टम की, उनमें से एक टाइप थी सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, वहाँ पे हम कैश बुक को मेंटेन करते थे, तो ये भी फीचर है। देन लास्ट, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पर्सनल अकाउंट्स को। एक टाइप थी हमारी प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स ही बनाते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में वैसे मैंने आपको मेजर यही बताया था, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स ही बनाए जाते हैं। तो ये दोनों फीचर्स तो हैं, और स्मॉल बिजनेस भी बनाता है, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन, डीमेरिट्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम आर। अब सिंगल एंट्री सिस्टम की क्या लिमिटेशंस हैं या डीमेरिट्स हैं। ऑप्शन ए, लैक ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। यस, ये हमने डिसएडवांटेज में उसके पढ़ा था। सेकंड, इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। यस, ये खुद में ही इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं, और अनसाइंटिफिक भी है क्योंकि ये सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड नहीं है। लाइक इन डबल एंट्री सिस्टम हमें पता है डेबिट क्रेडिट वाले रूल्स को फॉलो करना होता है, बट यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला लॉजिक होता ही नहीं। ओके, सी, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इम्पॉसिबल। येस, हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, बट जो ट्रायल बैलेंस होता है वो बनाते ही इसलिए ताकि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर पाएँ डेबिट और क्रेडिट की। अगर बात ही नहीं हो रही है डेबिट क्रेडिट की, तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। तो ये सारे क्या हैं, डीमेरिट्स हैं किसके, सिंगल एंट्री सिस्टम के। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है और रिवीजन भी हो रहा होगा आपके टॉपिक का। बाकी यही मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगी, कंडीशन रहेगी कि आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देख रखे हों ताकि आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, चलिए, एंड प्लीज़ वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी देते रहना, उससे मैं बूस्टअप होती रहूँगी। ओके, चलिए, इन केस ऑफ नेट वर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, प्रॉफिट इज असर्टेन्ड बाय। अब क्या है, नेट वर्थ मेथड जो है सिंगल एंट्री सिस्टम का, उसमें प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो वो आपको फॉर्मेट तो पता है ना, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना, लेस वगैरह सब, ठीक है। तो अब देखते हैं वन बाय वन। प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की तो बात ही नहीं होती सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो बात ही खत्म, ऑप्शन ए नहीं। सेकंड, कंपेयरिंग द कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यस, पहली तो बात आपको पता है, अब नेटवर्थ मेथड का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल कंपैरिजन मेथड। और इसमें मैंने आपको समझाया ही यही था कि कैपिटल कंपैरिजन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को भी कंपेयर कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी में भी यही चीज़ लिखी है कि कंपेयर करना है, तो ऑप्शन बी ही इसका होगा करेक्ट आंसर। बाकी बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही नहीं, फिर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। अब उन्होंने पूछा कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, इसको भी एलिमिनेशन से देखते हैं। ट्रायल बैलेंस, नो, ट्रायल बैलेंस की तो सिंगल एंट्री में बात ही नहीं होती। देन कैश बुक, यस, कैश बुक में ही सारी ट्रांजैक्शंस किसके रिलेटेड होती हैं, कैश के रिलेटेड, और कैश बुक में हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी दिखता है इन दी एंड। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं और बैलेंस शीट भी नहीं बनती यहाँ पे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम इज, ऑप्शन ए इनएक्यूरेट, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट, ऑप्शन सी अनसाइंटिफिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इनएक्यूरेट भी होता है, इनकम्प्लीट भी है और अनसाइंटिफिक भी होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रिपेयर्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम इज नोन एज। ऑप्शन ए इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसी स्टेटमेंट किस चीज़ की, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, जो हम डबल एंट्री सिस्टम के अंडर बनाते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं, बात की यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम की, ध्यान रखना।
डबल एंट्री सिस्टम में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की स्टेटमेंट को हम क्या कहते थे? बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब आता? अगर क्या होता यहाँ पे अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के केस में स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं, बट डबल एंट्री सिस्टम के केस में स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ इज नोन एज बैलेंस शीट। ऑप्शन ए है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट किसका नाम है दूसरा? यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, ऑप्शन ए और बी तो नहीं। देन आप मुझे बताएंगे, ये भी कमेंट सेक्शन में, दिस इज ऑल्सो दी होमवर्क फॉर यू, इससे आपका रिवीजन भी होगा। मुझे बताएंगे कि बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या होता है। लाइक जैसे भी मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, सिमिलरली बैलेंस शीट का भी दूसरा एक नाम है, कोई स्टेटमेंट ही है, डैश स्टेटमेंट। चलो इतना बताती हूँ, अब कौन सी स्टेटमेंट है ये चीज़ आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड मोर एक्यूरेटली इन ऑप्शन ए डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम एक्यूरेटली कहाँ पे बना सकते हैं? पहले तो आप एलिमिनेट कर लें, नहीं तो सिंगल एंट्री सिस्टम तो नहीं होगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं, यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे। बट डबल एंट्री सिस्टम में हमने यही सीखा है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते थे? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेजर यही 3 पार्ट्स होते थे: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अच्छे से हम बना पाते थे। देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम नहीं, नन ऑफ देम भी नहीं। If the opening capital is 15,000 and closing capital is 20,000, then profit or loss is equal to कितना होगा? ऑप्शन ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5,000, ऑप्शन बी लॉस ऑफ 5,000, ऑप्शन सी प्रॉफिट ऑफ 2,500 और ऑप्शन डी लॉस ऑफ 2,500। अगर आपका ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग में 15,000 था और साल के एंड में आपको पता लगा कि आपका क्लोजिंग कैपिटल 20,000 होता है, अब आपने क्या देखा? आपका कैपिटल क्या करा? इन दी एंड इंक्रीज कर गया 5,000 से। ऑब्वियसली आपने बीच में क्या करा होगा? अर्न करा होगा प्रॉफिट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 5,000। यही अगर आपका ओपनिंग कैपिटल 20,000 होता और साल के एंड में आते आते आपका क्लोजिंग कैपिटल 15,000 हो जाता, तो एट दी एंड आपका कैपिटल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तब हमें पता लग जाता बीच में लॉस हुआ होगा, तब आंसर हमारा आता लॉस ऑफ 5,000। बट यहाँ पे हमारा ओपनिंग कम था, बट साल के एंड में आते आते हमारा कैपिटल बढ़ गया। देयरफॉर देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन। इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज रुपीज़ 1 लाख, देन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। दिस इज़ वेरी मच ईजी क्वेश्चन, ये हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया है सेल्स पे 25%, मैंने आपको इसका बताया है, जब हमारा होता है 25% ऑफ सेल्स, 25% मीन्स 1/4 ऑफ सेल्स। अब 1/4 कैसे आया? 25 डिवाइडेड बाय 100, 25% है ना, तो डिवाइडेड बाय 100, 25 4 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय 4। तो चाहे 25% ऑफ सेल्स बोलो या फिर 1/4 ऑफ सेल्स। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो सेल्स पे होगा ना, हमेशा डिनोमिनेटर को चेक करना। कॉस्ट पे निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर में -1 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/3 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आपको फिगर किसकी दी रखी है? कॉस्ट की दी रखी है। तो ऑब्वियसली हमने अगर प्रॉफिट निकालना है तो हमें रेट भी किस पे चाहिए होगा? जो कॉस्ट पे होगा प्रॉफिट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 लाख पे क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई बाय 1/3, दैट विल बी इक्वल टू ये ऑप्शन बी 33,333। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, एंड दी सेल्स आर रुपीज़ 1 लाख, और आपको सेल्स दी रखी हैं रुपीज़ 1 लाख। अब सेल्स हमें दी है 1 लाख और उन्होंने हमें क्या कहा? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल लेंगे, बट वैल्यू हमें सेल्स की दी है, परसेंटेज हमें कॉस्ट पे दी है। तो क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे कि सेल्स पे कितनी परसेंटेज होगी। तो क्या करना है? 20% ऑन कॉस्ट मीन्स 1/5 ऑन कॉस्ट, वही 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/5। और आपको पता है, मैंने आपको बताया कि एक स्टेप जब कॉस्ट से सेल्स पे जाना है तो +1 है, जब सेल से कॉस्ट पे आना है तो -1 है। अब ऑब्वियसली 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज़ 16,667। तो ऑप्शन है इसका ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। Under the dash entry system, personal accounts, cash book and other subsidiary books are kept separately. अब
कौन सी सिस्टम के अंडर पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स को अलग अलग बनाया जाता है? ऑप्शन ए प्योर सिंगल, ऑप्शन बी कॉजी सिंगल, ऑप्शन सी सिंपल सिंगल और ऑप्शन डी डबल एंट्री। अब मैंने आपको बताया था सिंगल एंट्री सिस्टम बनाने के 3 अप्रोचेज होते हैं, 3 हमारे पास मेथड्स हैं। एक होता है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, एक हमारा होता है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम एंड लास्ट कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, प्योर मैंने यहाँ पे इसमें आपको बताया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं, पर्सनल अकाउंट्स बनते हैं। बट रियल लाइफ में ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स होंगे, डेटर्स या क्रेडिटर्स, कैश भी होगा, बाकी चीज़ें भी हैं, बैंक बैलेंस भी होगा, ये सब भी होती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। एक होता है, बस याद रखना है कि प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या बनाए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। देन सेकंड वन इज सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें हम पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ और क्या बनाते हैं, कैश बुक भी बनाते हैं। देन हमने कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या बना था, इसमें पर्सनल अकाउंट्स भी बनते हैं, कैश बुक भी बनती है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो प्रिपेयर दी सब्सिडरी बुक्स। तो आपको यहाँ पे ये पूछा है पर्सनल अकाउंट्स बने, पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक भी बनाते हैं, कैश बुक, और सब्सिडरी बुक्स को भी बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स। वो हम किस सिस्टम के अंडर बनाते हैं, अंडर दी कॉजी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, अकाउंट्स विच आर मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम आर। अब कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर? ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट्स, ऑप्शन बी इम्पर्सनल अकाउंट्स, ए एंड बी बोथ, या फिर लास्ट नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ओनली दी पर्सनल अकाउंट्स। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इम्पर्सनल में ही आते हैं आपके रियल और नॉमिनल। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि यूजुअली हमारे अकाउंट्स ही 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पर्सनल अकाउंट्स और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल में फर्दर आ जाते हैं आपके रियल और नॉमिनल। और आपको मैंने बताया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट्स बनते हैं, रियल और नॉमिनल नहीं बनते। और रियल और नॉमिनल किसकी कैटेगरी हैं, इम्पर्सनल के। तो ऑप्शन आपको दिया था यहाँ पे इम्पर्सनल, तो हमें पता लग गया ऑप्शन बी तो नहीं, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, फर्म्स अडॉप्टिंग डबल एंट्री सिस्टम रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन, ऑप्शन ए डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी एक्रूअल बेसिस, ऑप्शन सी कैश बेसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब उन्होंने पूछा जो फर्म्स डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आगे फर्दर किस तरह से रिपोर्टिंग करेंगी। अब डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पूछा है, अब डबल एंट्री सिस्टम ही यहाँ पे लिख दिए, तो है ही नहीं ऑप्शन। देन आपको पता है जो फर्म्स डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं दे अडॉप्ट दी एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस नहीं होगा, क्योंकि कैश बेसिस इज अडॉप्टेड बाय द फर्म्स विच यूज द सिंगल एंट्री सिस्टम। जो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं वो कैश बेसिस को फॉलो करेंगी, ना कि एक्रूअल बेसिस को। पर यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम का पूछा था, तो वो फर्म्स जो डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करती हैं दे अडॉप्ट दी एक्रूअल बेसिस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन दी ओपनिंग कैपिटल, इट मीन्स अगर आपका क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से ज़्यादा है, स्टार्टिंग में आपका ओपनिंग कैपिटल था और लास्ट में आपका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर आपका क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओपनिंग कैपिटल, साल के एंड में आते आते आपका कैपिटल बढ़ गया, आप जल्दी से सोच लेंगे, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के आप बोल देंगे प्रॉफिट हो गया। यस, वहाँ पे तो फिगर्स दी थी ना कि प्रॉफिट है या लॉस है, तब हमने कहा प्रॉफिट है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए ऑप्शन ए लॉस, ऑप्शन बी प्रॉफिट, ऑप्शन सी प्रॉफिट इफ फ्रेश कैपिटल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, और ऑप्शन डी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इतना तो हमें पता लग गया कि क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट वाली बात तो है बीच में, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट तो है और लॉस भी नहीं होगा, अब इन दोनों में से है। अगर देखा जाए तो ये एक तरह से वेग बन जाता है आंसर प्रॉफिट। अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ अगर आपने बीच में एडिशंस कर दी होंगी, मे बी पॉसिबल है कि अगर आप एडिशन करी होगी तब भी हमारा क्लोजिंग कैपिटल बढ़ सकता है ना। तो यहाँ पे कंडीशन हमें ये याद रखनी पड़ेगी, आंसर क्या होगा करेक्ट, प्रॉफिट अगर फ्रेश कैपिटल को इंट्रोड्यूस ना करें, ये हम मान के चलें कि एडिशन नहीं हुई होगी तब हम प्रॉफिट बोलेंगे। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। डायरेक्ट प्रॉफिट बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए बेटर होगा कि हम सी ऑप्शन को टिक करें। ओके चलिए नेक्स्ट वन, given the opening and closing balance of debtors and the figure of credit sales, the balancing figure of total debtors account will be, option A cash received from debtors, option B closing balance of creditors, option C cash paid to
क्रेडिटर्स। अब घबराना नहीं है इसको देख के, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले तो चलो एक ऐसा तरीका आपको बताती हूँ, इजी है। डेटर्स की बात की है, ठीक है। अगर जैसे कोई बोले कि तुक्का लगा के आ जाना, वैसे तुक्का भी नहीं, इस क्वेश्चन को लॉजिक से भी समझेंगे, बट स्टिल यहाँ पे बात ही किसकी की है, सिर्फ डेटर्स की और क्रेडिट सेल्स की। ये सब इनडायरेक्टली डेटर्स के ही रिलेटेड है, तो हमें ऐसा लगेगा कि डेटर्स वाला ऑप्शन होगा, क्रेडिटर्स वाली बात नहीं होगी। बाकी इस पर नहीं जाना, एक बार मैं आपको लॉजिक से समझाऊंगी। उन्होंने बोला कि बैलेंसिंग फिगर क्या होगी। अब बैलेंसिंग फिगर आपको पता है हमेशा अकाउंट में निकलती है, तो उन्होंने पूछा है कि टोटल डेटर्स अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर इन चीज़ों को कंसिडर करके क्या आएगी। तो हम डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं ना, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें अकाउंट तो बनाना आते हैं। अब उन्होंने क्या दिया है, आपको पोस्टिंग करानी चाहिए चीज़ों की, ठीक है। अब क्या है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है डेटर्स का और क्लोजिंग भी दिया होगा। ऑब्वियसली आपको पता है ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का कहाँ पे आता है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है और ओपनिंग बैलेंस भी क्या आता है, डेबिट साइड पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपको फिगर दी रखी होगी। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस आपको पता है क्रेडिट साइड पे आता है। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग को ब्रॉट डाउन से लिखते हैं, क्लोजिंग को कैरिड डाउन से, या तो आपको आई थिंक क्लियर ही होगा। चलिए देन, और क्या दिया है आपको, एंड द फिगर ऑफ क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स भी दिए। क्रेडिट सेल्स से क्या होता है, जितनी आप क्रेडिट सेल्स करते हैं, उधार पे करते हैं, आपके डेटर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। डेटर्स इंक्रीज करेंगे, इट इज़ योर एसेट, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स भी डेटर्स अकाउंट की कहाँ पे आएंगी, डेबिट साइड पे आएंगे। तो यहाँ पे कुछ फिगर आई होगी। नाउ दे आर सेइंग कि बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी। अब यहाँ पे कुछ बैलेंस होगा, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट दिया होगा और यहाँ पे भी दिया होगा, तो ऑब्वियसली ये डेबिट साइड हमारी ज़्यादा आएगी, यहाँ पे फिगर्स भी ज़्यादा है। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, छोटी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी। अब वो कह रहे हैं वही बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, खुद सोचिए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कभी होगा, जिस अकाउंट में क्रेडिटर्स के रिलेटेड कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। देन कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की बात ही नहीं होनी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। एक तो ऐसे हमने समझा, देन लॉजिक से एक और देखें, हमने डेटर्स से कैश रिसीव करा, ठीक है, कैश रिसीव करेंगे, डेटर्स उतने से हमारे कम हो जाएंगे, डेटर्स कम होंगे तो क्रेडिट, वो आएगा क्रेडिट साइड पे। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी कहाँ आया, क्रेडिट साइड पे ही आया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे टर्म्स भी कुछ इस तरह से यूज़ करी थी कि हम डायरेक्टली आंसर बता सकते थे डेटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स की बात तो हो ही नहीं सकती थी इन दी टोटल डेटर्स अकाउंट। क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इन केस ओपनिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन क्लोजिंग कैपिटल। अभी रिवर्सल हो गया, अभी जो हमने इससे पहले करा था उसमें क्या था, क्लोजिंग कैपिटल दिया था ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल, उसमें हमने क्या कह दिया था, प्रॉफिट के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, आपका ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है और क्लोजिंग कैपिटल कम है। साल के एंड में आते आते आपका कैपिटल कम हो गया, तो आप सोचेंगे बीच में हमें लॉस हुआ होगा, लॉस भी हुआ हो सकता है। वही अगेन आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, लॉस या यहाँ पे भी लॉस, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, प्रॉफिट तो नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं। नाउ लॉस तो हम मान सकते हैं, पर ऐसा भी है ना, क्या पता हमने ड्राइंग्स कर रखी हो, ड्राइंग्स करने की वजह से हमारा कैपिटल और कम हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन हमें रखनी पड़ेगी कि प्रोवाइडेड ड्राइंग्स नहीं होंगी, तब हम बोलेंगे लॉस है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, लॉस इफ ड्राइंग्स इज नॉट मेड, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यही अप्रोप्रिएट आंसर है। तो यही है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में, तब आप इजीली उसको सॉल्व भी कर पाएंगे, समझेंगे तो अच्छे से अटेम्प्ट होगा, सब क्लियर होगा, तो अल्टीमेटली आपका एग्जाम भी क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बस तैयारी करते रहिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स वाइंड अप। एंड अगर कोई चैनल पे न्यू है देन सब्सक्राइब कर ले, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।